हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे। देखिए, जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम है, जेके पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसमें जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पेपर 2 ऑप्ट किया है एज एन ऑप्शनल, उन लोगों ने सिलेबस देखा होगा। तो सिलेबस में देखिए, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, चॉइस ऑफ टेक्निक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इस तरीके से टॉपिक ऑलरेडी आपको गिवन है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पेपर 2 के ऊपर कंडक्ट की थी, एट दैट टाइम मैंने आप लोगों के साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देयर इज नो मेंशन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बट मैंने आप लोगों से क्यों बात की थी, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ये टॉपिक इन लोगों ने डाला हुआ है हमारा इंडियन इकोनॉमी के पार्ट के साथ। तो देयर इज अ चांस कि आपका जो टॉपिक हो सकता है वो पब्लिक फाइनेंस के साथ की रिलेट करके पूछे। और अगर वो पब्लिक फाइनेंस के साथ रिलेट करके पूछते हैं तो देयर इज अ चांस कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बारे में पूछे। लेकिन अगर आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं पूछा जाता, रादर देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अगर एग्जामिनर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की जब भी हम बात करते हैं तो नीड क्या है टू डिसाइड कि हमें कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। नीड पता होना चाहिए आपको। ये सब चीजों के ऊपर आज की क्लास में हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिस्कस करूंगी। फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप में से जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन ऑप्ट करें फ्यूचर में, या आप लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं उनका आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। साथ ही यहाँ पे अभी हम लोगों ने पीवाईक्यूज, मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और टाइम के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स है, माइक्रो, मैक्रो एंड सो ऑन, हम उसके भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस टॉपिक की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, जिसका लिंक भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आप प्राइवेट प्लेयर हो, और प्राइवेट प्लेयर होने की वजह से आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं मार्केट में क्या करूं, मैं इन्वेस्ट करूं। ठीक है, यू आर अ बिजनेसमैन। और इन्वेस्ट करते समय आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला आपके दिमाग में आता है टू अर्न मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट। आप चाहते हो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, आप यही चाहते हो प्रॉफिट्स को हम लोग मैक्सिमाइज करें। अब जब हमने देखा कि हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में आती है कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें। लेट्स से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, कोई बंदा है जो क्या चाहता है कि मैं कपड़ों का बिजनेस करूं। जब वो चाहता है कि वो कपड़ों का बिजनेस करे तो उसके पास काफी सारे ऑप्शंस उसको अवेलेबल लगेंगे। जैसे हो सकता है वो सोचे कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं प्लांट में पैसा लगा सकता हूँ, मतलब मैं खुद की फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें, दूसरे ऑप्शन में ये पर्सन सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं आउटसोर्सिंग कर लूं, मतलब मैं कपड़ा बाहर से खरीदूं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे होलसेल मार्केट से खरीदा, लेट्स से गुजरात से खरीदा, क्योंकि गुजरात जो है वहां पे टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस है, सस्ते में चीजें मिलती है। तो बंदे के पास ऑप्शन है दूसरा कि वो आउटसोर्स करे, वहां से जाकर परचेज करे, और यहाँ पे लेट्स से जेएनके की अगर हम बात करें तो जेएनके में आके सेल करे, तो यहाँ से भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अब अगर हम इन दोनों ऑप्शंस की बात करें
तो दोनों ऑप्शन में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए दोनों ऑप्शंस में? फंड्स। अब फंड्स आप लोगों को हमेशा पता है कि फंड्स क्या होते हैं? फंड्स आर लिमिटेड। फंड्स जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर, दे आर लिमिटेड। ठीक है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दो ऑप्शंस की बात की, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस आपके पास और भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? फंड्स आर लिमिटेड, नंबर वन। दूसरा, अगर मैं प्लांट पे पैसा लगा रही हूं तो एकदम से ये मुझे प्रॉफिट लाकर तो देगा नहीं। अगर मैंने प्लांट पे पैसा लगाया, आज का डेट है 19 अप्रैल 2024, तो क्या मुझे 19 अप्रैल को पैसा वापस आ जाएगा? मेरा प्लांट आज बन गया 19 अप्रैल को, लेकिन पैसा मेरे पास प्रॉफिट्स आने में एक फर्दर कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो सामान उठ के मार्केट पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वो सब चीजों को देखते देखते मेरे पास जो पैसा आने वाला है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स मतलब जो पैसा आपके पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, उसको आने में क्या मिलेगा? एक टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? देयर इज अ टाइम लैग। उसी तरीके से अगर आप आउटसोर्सिंग करते, आप लोगों ने होलसेलर से माल उठाया, उसको तो आप पेमेंट करके आ रहे हो, बट एकदम से वो माल, जो सामान आप लेकर आए हैं, वो एकदम से मार्केट के अंदर सेल तो होगा नहीं उसका। तो मार्केट के अंदर एक टाइम के में जब सेल नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि फिर से रिटर्न्स आने में टाइम लगेगा, देयर इज स्टिल अ टाइम लैग। तो हमें कहाँ पे पैसा डालना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम लैग है, हम हर जगह पैसा नहीं डाल सकते। क्लियर? तो इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि कहाँ पे पैसा लगाएंगे और कहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग देयर इज अ टाइम लैग। तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के बारे में देखा। एक चीज हमेशा याद रखना, देखिए आप लोगों को अभी तक इकोनॉमिक्स में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम फंड्स की बात करते हैं, तो फंड्स को हम दो जगह पे लगा सकते हैं। नंबर वन इज योर वर्किंग कैपिटल, एंड नंबर टू क्या है हमारे पास? वर्किंग कैपिटल के अलावा फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पे जो पैसा लगता है, वो आपका इतने लंबे समय तक अटकता नहीं है इन द वर्किंग कैपिटल। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म पे बात करते हैं। लेट्स से मैं हम लोगों ने सैलरीज के लिए पैसा देना है, तो सैलरीज की जब भी बात होती है, तो मंथ के एंड पे आपको देना पड़ेगा, या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया होगा, 15 दिन या डेली वेज के हिसाब से आप दे रहे हैं, जो भी है, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड की बात होती है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, कि मतलब पैसा इन्वेस्ट हम आज की डेट पे करेंगे, बट रिटर्न हमें कब मिलेगा? रिटर्न हमें मिलेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे एक गैप है, एक टाइम लैग की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो मेक करना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो इस तरीके से जब भी हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात करते हैं, कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनानी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कहाँ पे करना है इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आपको R&D में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नया प्लांट बनाना है, कहाँ पे करना है? कोई लैंड परचेज करनी है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चीज जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर।
A capital expenditure may be defined as an expenditure the benefits of which are expected to be received over a period of time exceeding 1 year, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। The main characteristic of a capital expenditure is that एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हमने आज एक्सपेंडिचर किया लेकिन हमें बेनिफिट्स कब मिलने वाले हैं, फ्यूचर में किसी और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वेयर बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर रियलाइज्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन फ्यूचर। क्लियर यहाँ तक व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? तो प्रोसेस है ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? Cost of acquisition of permanent assets like land, building, plant and machinery। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल गूगल कर लेना, आपको मिल जाएंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नंबर 2, R&D प्रोजेक्ट्स कॉस्ट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग पता चल गया अब आपको। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रोसेस तो पता चल गया, दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स में समझा देती हूँ कि अगर समहाउ क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि आपको तो यहाँ पे सिर्फ मेंशन है ना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, लेकिन एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो ये पॉइंट्स आप लोग देख लेना, ठीक है, आप लोग अपने वर्ड्स पे लिख लेना इसको। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से मैंने बोला आप लोगों ने क्या किया, प्लांट पे पैसा लगाया, मशीनरी पे पैसा लगाया। जब आप लोगों ने प्लांट के ऊपर पैसा लगाया, ठीक है, आपके पास और भी ऑप्शंस थे कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है। आप लोग लैंड के ऊपर पैसा लगा सकते थे, बट अंडर द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग आपने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम मशीनरी पे पैसा लगाएंगे, अब खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपने प्लांट पे पैसा लगाया। अब जब आप प्लांट पे पैसा लगा रहे हो, लेट से 30 लाख रुपीस आपके लग गए इस प्लांट को सेटअप करने में। 30 लाख जो है, 30 लाख बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। और साथ ही हम लोगों को ये भी पता है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट तो है बट फंड्स आर ऑलवेज लिमिटेड। आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है। फिर दूसरा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आज हो रहा है, लेकिन रिटर्न्स आपको कब मिलेंगे, रिटर्न्स आपको मिलेंगे फ्यूचर में। लेट से रिटर्न आपको मिलेगा 1.5 इयर्स के बाद, एस्टिमेटेड। मैंने बोला कि अगर आप आज किसी चीज पे एक्सपेंडिचर करते हैं, किसी प्लांट के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो आपको जो रिटर्न्स मिलने वाला है, जो प्रॉफिट मिलने वाला है, वो 1.5 साल के बाद मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टाइम लैग की बात हो रही है, ठीक है, टाइम लैग की बात हो रही है। तो जो टाइम लैग है, इसका मतलब जो आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो वो बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स की बात हो रही है। नंबर 3 इज द इरिवर्सिबल नेचर। अगर आपने आज प्लांट के ऊपर पैसा लगा लिया, ठीक है, तो प्लांट के ऊपर, लेकिन अभी आपका प्लांट बन रहा है, ठीक है, जब 6 महीने के बाद प्लांट तैयार हो गया और आपको उस समय ये रियलाइज हुआ कि इस प्लांट पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है उससे मुझे रिटर्न नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन उस समय क्या जो 30 लाख रुपए आपने प्लांट के ऊपर लगाया था, क्या वो आपको वापस मिल सकता है? तो देयर इज नो स्कोप कि आपको 30 लाख वापस मिले, ठीक है। अगर आप किसी को प्लांट सेल भी करोगे तो वो भी आपको क्या करेगा, वो भी आपसे एक डिस्काउंटेड रेट पे लेगा, ठीक है, और प्लांट सेल करोगे लेकिन उसके लिए एक बायर भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बायर मिल जाएगा। तो देयर इज एन इरिवर्सिबल नेचर, हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो इरिवर्सिबल नेचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इसको ध्यान से समझना।
आप लोग जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई R&D पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो यहां से जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें वहां से प्रॉफिट्स चाहिए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो क्यों हो रही है? क्योंकि फ्यूचर में अगर आपका कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट वहां से निकलता है तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में क्या ला के देने वाला है? प्रॉफिट्स ला कर देने वाला है। तो इसका मतलब जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो हम फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान रखते हैं। प्रेजेंट के रिटर्न साथ में फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट इज डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए, आप लोग जब भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस पे इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपने बोला कि हमें क्या करना है, हमें प्लांट कोई कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी हमने कपड़े का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब हम प्लांट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें ये कपड़े कब दे रहा है? लेटर ऑन देगा, और रिटर्न्स भी इन द फ्यूचर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। एट प्रेजेंट हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो रिटर्न्स हमें कब मिलेंगे? इन द फ्यूचर। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में बात करूं तो फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो क्या कर रही है? जो आपके कपड़े से भी सस्ता कपड़ा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर जाए। जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके उसके कंपैरिजन पे जो अ, कोई और प्लांट है वो क्या करेगा? वो हो सकता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कपड़ा प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाए। तो काफी देयर इज अ चांस इन द फ्यूचर कि लोग क्या करें, आपके कपड़े की जगह यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो देयर इज अ चांस। तो हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोगों को जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात की जाती है तो हमें उन जगहों पे इन्वेस्ट करना होता है जिनका फ्यूचर पे स्कोप है। फ्यूचर पे हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अगर आउटडेटेड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एक हम लोग मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो यही हम बात करते हैं डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। लास्ट पॉइंट इज द नेशनल इंपॉर्टेंस। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेट्स से मैंने कोई फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री में क्या होगा? फैक्ट्री में नंबर वन प्रोडक्शन होगा, और इस प्रोडक्शन को करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं लोगों को एम्प्लॉय करूंगी। तो इसका मतलब नंबर वन मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूं? आई एम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। नंबर टू, जब प्रोडक्शन की बात हो रही है तो हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम मैं आपके साथ जीडीपी वहां पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस में एक एम्प्लॉयमेंट पे भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा और दूसरा हमारा ग्रोथ में, दैट इज द जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दैट मैटर्स। हमारी कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है? अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करूंगी, मतलब मैं वो वहां वैसे प्रोडक्शन कर रही हूं जहां पे मेरा K/L क्या होगा? लो होगा, मतलब एज कंपेयर टू कैपिटल मैं ज्यादा लेबर यूज कर रही हूँ। तो इकोनॉमी में क्या होने वाला है? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज लेबर मैं ज्यादा यूज करूंगी। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर ने नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग पे क्वेश्चन पूछा तो आई होप अब आप लिख सकेंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस की। देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी व्हाट इज कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, लेकिन हम इतना पढ़ लेंगे कि अगर समहाउ आपको एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में, ठीक है, तो आप लोग लिख पाए। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। पॉइंट्स एज इट इज याद रख लेना, जैसे नंबर वन is the identification of investment proposal, number two is the screening the proposal, number three is the evaluation of various proposal। सीक्वेंस का याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस में ही लिखेंगे। अगर somehow एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा।
नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। ठीक है, तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट फंड किस प्रपोजल को डेडिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर कॉरपोरेट में जो आपका प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। हर डिपार्टमेंट देखेगा कि कौन से जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो एनालाइज करेगा कि उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कौन से प्रपोजल्स हैं, और उन प्रपोजल्स में से वो डिसाइड करेगा कि उसका डिपार्टमेंट किस जगह पे इन्वेस्ट करेगा। लेट से डिपार्टमेंट के हेड ने बोला कि एचआर का हेड था, उसने बोला कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब चेयर्स वगैरह के ऊपर पैसा लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ के का स्टाफ है उनको उनको कंफर्ट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना प्रोजेक्ट दे दिया। उसी तरीके से कोई और पर्सन होगा जो बोलेगा कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पावर शटडाउन हो रहा है, हमें ट्रांसफार्मर में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको सिर्फ। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट में यही होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेड्स डिसाइड करेंगे उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नंबर वन, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एट अ कॉर्पोरेट लेवल हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, जब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, डिपार्टमेंट ने तो डिसाइड कर लिया कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, स्क्रीनिंग द प्रपोजल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कमेटी बिठाई जाती है। इस कमेटी का नाम क्या होता है, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो इस कमेटी का नाम याद रखना, एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी। एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि कहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने जहां पे बोला कि क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा बाय द एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी। आप जहां पे भी लिख रहे हैं साइड पे लिख लेना एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी। नंबर थ्री इज द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल। अब सेकेंड स्टेप में जब हम लोगों ने बोला कि एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी देखेगी कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन्हीं ये जो स्क्रीनिंग की थी जिन प्रपोजल्स की, उन्हीं के ऊपर देखा जाएगा कि क्या ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हम वेरियस टेक्निक्स की बात करेंगे जो हम लेटर ऑन आज की क्लास के अंदर देखेंगे, जिसमें से जैसे हम देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया हमारा, एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर फोर इज द फिक्सिंग प्रायोरिटीज। अब यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं नंबर थ्री पे, जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स थे उनको क्या कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए क्या होगा, ठीक है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया गया कि इन्वेस्टमेंट होगी। बट हम हमेशा बात करते हैं वी हैव लिमिटेड फंड्स। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंड्स है वो लिमिटेड है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पे करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होगा जहां पे हमें इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा होगा जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो फिक्सिंग प्रायोरिटीज में हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास फंड्स लिमिटेड है, तो इट इज बेटर टू डिसाइड कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी, सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी, एंड सो ऑन। अब फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, यहां तक देखिए, यहां तक अभी तक फोर्थ पॉइंट तक क्या हुआ, ये सब डिसाइड हो गया कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। ठीक है, सॉरी, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ये डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे
कितना करना है ये कहाँ पे डिसाइड होगा, 5th पॉइंट पे। फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगा इसको, और प्रिपरेशन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का कि कितना कितना एक्सपेंडिचर आपको किस प्रोजेक्ट को एलोकेट करना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों पॉइंट क्लियर। और मैं सजेस्ट करूंगी जहां पे भी आप लिख रहे हैं रफ में साइड पे लिख लेना। नंबर 6 इज द इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स। यहाँ पे क्या होगा, देखिए अभी तक ये तो बोल दिया कि किस जगह पे कितना एलोकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्दर जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी थी, कौन से पॉइंट पे हमने देखी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी, सेकेंड पॉइंट पे देखी थी, याद है? इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी को फर्दर एक रिक्वेस्ट जाएगा कि आप क्या करिए, हमें अलाउ करिए टू स्पेंड। अब यहाँ पे जब भी स्पेंडिंग की बात आएगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा भी चाहिए, तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट सेट की जाएगी कि किस टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि वेस्टेज ना हो, यहाँ पे इनएफिशिएंसी जैसी सिचुएशन ना आए। और टाइम लिमिट के साथ फंड भी बोला जाएगा कि वेस्टेज ना हो फंड के अंदर। एक फंड में भी एक लिमिट असाइन की जाएगी कि कितना फंड आप यूटिलाइज कर सकते हो नाउ। क्लियर? तो 6 पॉइंट्स हो गए हमारे। लास्ट इज द परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू जैसे नाम ही बता रहा है कि जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर ऑन ऑडिट होगा कि क्या प्रोजेक्ट में ढंग से इंप्लीमेंटेशन हुआ, क्या यहाँ पे वेस्टेज ऑफ फंड्स तो नहीं हुआ, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक ऑडिट रिपोर्ट की बात हम करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनका ध्यान देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी, देन ऑडिट रिपोर्ट लिख लेना, ठीक है? और पॉइंट्स को इन अ सीक्वेंस ही याद रखना। क्लियर यहां तक? ये टॉपिक ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ठीक है? इतना ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर मैथमेटिकल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े वीडियो। टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो ये तीनों तरीके से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहला है हमारा पे बैक पीरियड और पे आउट और पे ऑफ पीरियड। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है आपने खर्चा आज किया, ठीक है? रिटर्न्स आपको आफ्टर सम टाइम मिलेंगे, लेकिन लेट से अगर मैं बोलूं आपने आज 1 लाख रुपए खर्च किया, तो अंडर द पे बैक पीरियड और पे आउट पीरियड और पे ऑफ पीरियड हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमें 1 लाख रुपए कितने सालों में बनाकर देगा। लेट से हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 जहां पे हम 1 लाख लगाएं, तो प्रोजेक्ट नंबर 1 पे अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 साल के बाद क्या मिलेगा, 3 सालों के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 लाख रुपए रिटर्न इन रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट 2 है जहां पे अगर हम 1 लाख रुपए लगाएं, तो हर साल हमें 50,000 रुपए मिलेगा, और 2 सालों के बाद हमें कितना मिल जाएगा, वापिस से 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट 2 जहां पे हमें रिटर्न्स कहाँ कितने टाइम पे मिलेंगे, 2 साल पे, लेकिन प्रोजेक्ट 1 जहां पे हमें रिटर्न्स कितने सालों में मिलेंगे, 3 सालों में। तो पेबैक पीरियड में हम यही देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों में से कहाँ इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझेंगे, तो आप बोलेंगे प्रोजेक्ट 2 में। क्यों? बिकॉज 2 सालों में ही मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो अंडर द पेबैक पीरियड हम इसी चीज को देखते हैं कि कितने ड्यूरेशन पे हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है? तो प्लीज रीड इट। इट रिप्रेजेंट्स द पीरियड in which the total investment, that is 1 lakh, अगर हम यहाँ पे बात करें, in permanent assets pay back itself. Under this method various investments are ranked according to the length of their payback period in such a manner that the investment with a shorter payback period is preferred to the one which has a longer payback period. समझ आया आप लोगों को payback period में क्या देखना है आपको? ठीक है, यहां तक कोई इशू? अब पेबैक पीरियड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और ये चीज लिख कर आना,
ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट। आउटले क्या होता है, आउटले स्टैंड फॉर द एक्सपेंडिचर, कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जैसे हमने बोला 1 लाख, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज, हर साल आपके पास कितना पैसा आ रहा है। जैसे आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो था दैट इज 1 लाख, डिवाइडेड बाय हर साल आपको कितना आ रहा है, एनुअल कैश इनफ्लोज। ठीक है, आप लिख लेना एग्जांपल को, हर साल कितना इनफ्लो हो रहा है आपको, 50,000। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, रुपीज रुपीज है, कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 2 इयर्स, तो पे बैक पीरियड फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या होगा, 2 साल। और याद रखना, जिसका पे बैक पीरियड कम होगा उसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। अब जल्दी जल्दी इनकी एडवांटेजेस भी पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है आपको कोई 2 टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एडी के पेपर के लिए ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, तो सेफर साइड में होने के लिए एक बार हम क्विकली इसको पढ़ लेंगे। नंबर 1 इज द इट इज इजी टू कैलकुलेट। हमने देखा कितना आसान फॉर्मूला है, अगर मैं एक्सपर्ट की जगह आपको या मैं खुद भी कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। Number 2, it saves in cost, it requires lesser time and labor as compared to other methods of capital budgeting। ठीक है, बहुत कम टाइम पे ये हो जाता है। In this method, as a project with a shorter payback period is preferred to the one having a longer payback period, it reduces the loss through obsolescence and is more suited to the developing countries like India, कि जो shorter payback projects के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये उन कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड रहेगा तो डेप्रिसिएशन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कैपिटल के, लेकिन शॉर्टर पीरियड है तो कैपिटल ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगी। फिर डिसएडवांटेजेस, नंबर 1, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कैश इनफ्लोज थ्रू द पेबैक पीरियड एंड हेंस द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी करेक्टली असेस्ड। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें स्टार्टिंग, जैसे कोई प्रोजेक्ट है वो हमें हो सकता है 3 साल तक कोई भी प्रॉफिट बनाकर नहीं दे, बट आफ्टर 3 इयर्स क्या हो सकता है कि वही प्रोजेक्ट हमें ह्यूज प्रॉफिट्स ला कर दे। तो मतलब पे बैक पीरियड अगर उस प्रोजेक्ट का 3 साल है, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट ला कर देगा। लेकिन इसी के कंपैरिजन पे हम एक ऐसा प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो हमें 2 साल पे हो सकता है सारा जितना हमने पैसा लगाया उतना हमें वापस मिल जाए, बट आफ्टर 2 इयर्स दैट इज आफ्टर पे बैक पीरियड वो हमें पैसा बनाकर नहीं दे रहा है एज कंपेयर टू दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये वाला मेथड ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर कर रहा है, बिकॉज आफ्टर पे बैक पीरियड क्या होगा ये इस पूरी चीज पे बात नहीं कर रहा है। नंबर 2, जब हम पे बैक पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम इस अप्रोच पे क्या कह रहे हैं कि जो मिनिमम पे बैक पीरियड है हम उस प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे, बट आपके लिए मिनिमम पे बैक पीरियड क्या होगा ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो यहाँ पे मिनिमम पे हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। नंबर 3, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान से समझना। हम 2 प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 पे जब हम लोगों ने पैसा लगाया तो फर्स्ट ईयर में इस प्रोजेक्ट से हमें 10,000 रुपए आया। प्रोजेक्ट 2 ने इस समय हमें दिया 4,000 रुपए, लेट से। सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट 1 हमें लाकर दे रहा है लेट से 9,000 रुपए, और प्रोजेक्ट 2 हमें लाकर दे रहा है 5,000 रुपए। प्रोजेक्ट 1 इन द थर्ड ईयर लाकर दे रहा है लेट से 5,000 रुपए, और प्रोजेक्ट 2 आपको लाके दे रहा है 1,000 रुपए। ठीक है, और इन द फोर्थ ईयर अगर हम प्रोजेक्ट 1 की बात करें तो ये हमें लेट से लाके दे रहा है 1,000 रुपए, और जो हमारा प्रोजेक्ट 2 है वो हमें लाकर देता है
15,000 रुपए। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों प्रोजेक्ट्स एट लास्ट हमें ला कर दे रहे हैं 25,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर दोनों प्रोजेक्ट्स की बात करें, दोनों प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, 25,000। लेकिन हमें ज्यादा पैसा पहले कौन ला कर दे रहा है, प्रोजेक्ट 1। तो आप लोगों को अगर मैं पूछूं, जो पैसा आपके पास पहले अगर ज्यादा आता है 10,000 इसका, और जो 15,000 इसका है, लेट से अगर मैं 10,000 यहाँ पे लिखती, ठीक है, तो यहाँ पे इस 10,000 और इस 10,000 की क्या वैल्यू सेम होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस समय 4th ईयर तक मार्केट के अंदर क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, हम बोलते हैं जो पैसा हमारे हाथ में पहले आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। वही पैसा, वही 10,000 4 सालों के बाद अपनी वैल्यू को लॉस कर जाएगा, बिकॉज मार्केट के अंदर हमें एट दैट टाइम इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो डिसएडवांटेजेस आपको समझ आए यहाँ तक? ठीक है, और लास्ट, it does not measure the true profitability of the project, as the period considered under this method is limited to a short period only and not the full life of the asset। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पे बैक पीरियड के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्कुल चुप है, उस बात पे कुछ बता ही नहीं रहा हमें कि किस तरीके से काम होगा। नंबर 2 इज द पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड ही दिख रहा है, पोस्ट पे बैक, कि मतलब जब पे बैक 5 साल तक वो हमें पैसा वापस दे रहा है प्रोजेक्ट, उसके बाद की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द रिटर्न्स रिसीवेबल बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अब हम इस फॉर्मूला को एक बार देख लेंगे। लेट से हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसपे हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए, और लेट से हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो है 10,000 रुपए, और इस प्रोजेक्ट की जो पूरी लाइफ है, दैट इज द एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, कोई आप मशीन लेकर आ रहे हैं, उसकी कोई कॉस्ट, उसकी कोई लाइफ होगी। लेट से एस्टिमेटेड लाइफ इस मशीन की है हमारे पास 8 साल। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले पे बैक पीरियड की बात करें, पे बैक पीरियड हमारे पास क्या आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इट इज इक्वल टू 5 इयर्स, मतलब 5 साल हमारे पास क्या हो गया, पे बैक पीरियड, कि 5 साल के बाद हमारे पास इस प्रोजेक्ट से पूरा पैसा वापस आ जाएगा, रिकवर कर लेंगे। लेकिन हमें क्या करना था, हमें पोस्ट पे बैक पीरियड निकालना है, हमें पोस्ट पे बैक पीरियड को देखना है। अब यहाँ पे मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल लाइफ अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं 8 साल है, उसमें से 5 साल क्या हो गया, पे बैक। इसका मतलब हम ये लास्ट 3 सालों की बात करेंगे, पोस्ट पे बैक पीरियड यही हुआ। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो देखिए, पोस्ट, मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे आपके साथ शेयर किया हुआ है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे जोर जोर से ये फॉर्मूला बोलिए, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अभी हमें सिर्फ इतना पता चला कि जो पोस्ट पे बैक पीरियड था वो 3 साल का है, और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे, एनुअल कैश इनफ्लोज मल्टीप्लाई पोस्ट पे बैक पीरियड। एनुअल इनफ्लोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज 10,000। पोस्ट पे बैक पीरियड हमने क्या निकाला, 3 साल, मतलब 30,000 ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला में 30,000 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने प्रोजेक्ट पे लगाया था, मतलब कितना था, 50,000 इंटू 100
इसका मतलब 60% पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 60%। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम पोस्ट पे बैक पीरियड को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ बहुत सिंपल एग्जांपल यूज किए हैं जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा एनुअल रिटर्न्स हैं दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, अगर आप बुक खोलेंगे, ठीक है, ये मैंने कॉमर्स की किसी की बुक ली थी, तो अगर आप बुक खोलेंगे, बुक का नाम भी बता देती हूँ आपको, शशि के गुप्ता की बुक है, आप में से जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उनके पास होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमारे पास कई बार जो ईयर्स होते हैं वहां पे हमारा हर साल अलग रिटर्न आता है, तो उस समय कैलकुलेशन कुछ और है, बट हमें उतनी डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। थर्ड मेथड हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एनुअली हमारे पास कितना कैश इनफ्लो आ रहा है हम उसको देख रहे थे, बट जब भी हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात करते हैं यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय द टोटल capital outlay or total investment in the project. In other words, it establishes the relationship between average annual profit to total investment. तो अगर आपको ARR फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके से फॉर्मूला होते हैं, बट आप सिंपल फॉर्मूला को याद रखना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी, ध्यान से देखना। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इन द प्रोजेक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आप लिखना चाहेंगे लिख भी लेना। हमने यहाँ क्या बोला है, हम बोल रहे हैं कि हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स की बात करनी है, मतलब हर साल क्या प्रॉफिट होगा उन सबको, लेट से 5 सालों के लिए हम देख रहे हैं। तो 5 साल में फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनुअल प्रॉफिट्स, अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट लेट से हो रहा है 40,000, सेकेंड ईयर में अगर हुआ 60,000, थर्ड ईयर में हुआ 70,000, फोर्थ ईयर में हुआ 50,000, सिक्स्थ ईयर में हुआ 20,000। मतलब अगर मैंने हर साल का, दैट इज द एनुअल प्रॉफिट जो मुझे हर साल मिल रहा है, उसको अगर मैं एड अप करूंगी तो क्या बन जाएगा टोटल एनुअल प्रॉफिट, लेट्स से इट इज इक्वल टू 2,40,000। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आई नीड एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे नंबर ऑफ ईयर से। कितने थे नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 48,000। बट फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना, ARR निकालना। इट इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट दैट इज 48,000 डिवाइडेड बाय, लेट्स से जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, हमने किसी प्रोजेक्ट में 4,80,000 इन्वेस्ट किया, इनटू 100, ये वाला, दिस कम्स टू बी इक्वल टू 10%। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकेंगे। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के भी एडवांटेजेस पढ़ लीजिए। Number 1, it is very simple to understand and easy to calculate. Number 2, it uses the entire earnings of a project. जैसे हमने देखा था पोस्ट पे बैक पीरियड की बात भी हुई, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे उसी की बात कर रहे हैं। Number 3, as this method is based upon accounting concepts of profit, इट कैन बी readily calculated from the financial data, क्योंकि हर फर्म का जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट्स उनके पास ऑलरेडी कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस को भी एक मिनट नजर डाल लीजिए। नंबर 1, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो टाइम वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आज
जो हमारे हाथ में अगर आज पैसा आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी अगर उतना ही अमाउंट हमारे हाथ में फ्यूचर में आएगा, बिकॉज फ्यूचर में उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड होगी, तो इन्फ्लेशन को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कैश फ्लोज हम कहाँ पे बात कर रहे थे, इससे पुराने मेथड्स पे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की, हमने सिर्फ बात की प्रॉफिट्स की। Number 3, this method cannot be applied to a situation where investment in a project is to be made in parts. ठीक है, यहां तक क्लियर। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ मेथड कौन सा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया। टाइम वैल्यू का मतलब है इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट that a rupee earned today is worth more than the same rupee earned tomorrow, क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इस फॉर्मूला को देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारा कैश फ्लो देखेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज। कैश फ्लो से हमारा मतलब है जो कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब जो पैसा आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू हो गया, लेट्स से प्रॉफिट्स हो गया। अब लास्ट टाइम हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम हमें सिर्फ प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदर देन प्रॉफिट जो बाकी कैश इनफ्लो है जैसे रेवेन्यू हो गया, हम उसको भी इनटू कंसीडरेशन ले रहे हैं। और दूसरा हम क्या लेंगे, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो में मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ये सारा। तो फर्स्ट में क्या है, हमें क्या करना है, हमें सारा फ्यूचर कैश फ्लो कितना होगा हमें सबको देखना है। तो यहाँ पे हमने इसी पॉइंट की बात की है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, एस्टिमेट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में यहां बात करते हैं डिस्काउंट रेट और कट ऑफ रेट। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इन्वेस्टर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करता है। ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको इन्वेस्टर सिलेक्ट कर सकता है, ध्यान से सुनना, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट शुड बी सिलेक्टेड by the investor as minimum rate of return, minimum rate of return। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टर को लगता है लेट्स से उन्होंने डिस्काउंट रेट सिलेक्ट किया 5%, तो 5% से अगर नीचे हमें किसी प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर रिजेक्ट करेगा। इन्वेस्टर बोलेगा एटलीस्ट हमें इतना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट, इससे ज्यादा होगा बहुत अच्छा है, बट कम से कम हमें इतना चाहिए टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। क्लियर। नंबर 2, डिस्काउंटिंग को पढ़ लीजिए। ईच कैश फ्लो इज देन डिस्काउंटेड बैक टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग अ डिस्काउंट रेट। मैंने आपको अभी बताया व्हाट इज डिस्काउंट रेट। The discount rate reflects the risk and opportunity cost of the investment। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्काउंट रेट क्या होगा, डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने को विलिंग होगा। और याद रखना, जितना ज्यादा रिस्क किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, सॉरी, जितना ज्यादा प्रॉफिट किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है उस प्रोजेक्ट के साथ उतना ज्यादा हाई रिस्क होता है। और जो हमारे प्रोजेक्ट अगर डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। ठीक है, या क्लियर यहाँ था। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। प्रेजेंट वैल्यू हमने कैसे निकाली, डिस्काउंटेड बाय यूजिंग डिस्काउंटिंग। फिर हम इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज का सम करेंगे। लेट्स सी, present value that is PV is equal to A1 divided by 1 plus R। R हमारा क्या है, डिस्काउंट रेट। ठीक है, प्लस
A2 divided by 1 plus R square plus A3 divided by 1 plus R cube plus up to AN divided by 1 plus R की power n. अब A1, A2, A3 up to AN क्या है? These are the future cash flows. फ्यूचर नेट कैश फ्लो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको इस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट एडवांटेज पढ़िए, इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने अभी देखा। नंबर 2, इट टेक्स इनटू अकाउंट द अर्निंग्स over the entire life of the project and the true profitability of the investment proposal can be calculated. Number 3, it takes into consideration the objective of maximum profitability. अब डिसएडवांटेजेस पढ़िए। नंबर 1, इट इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। नंबर 2, इट मे नॉट गिव good results while comparing projects with unequal investment of funds. Number 3, it is not easy to determine an appropriate discount rate. Clear? अब हम last method पढ़ेंगे, that is internal rate of return. देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और जो अभी हमने पढ़ा लास्टली दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वहां पे भी हम डिस्काउंट रेट पे बात करेंगे, यहाँ पे भी हम डिस्काउंट रेट पे बात करेंगे, बट एनपीवी में जो डिस्काउंट रेट था वो एक रैंडम वैल्यू थी। उसमें डिसएडवांटेजेस में हमने देखा भी था कि इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट द डिस्काउंटेड रेट। लेकिन जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात आती है तब हमारा जो डिस्काउंट रेट होता है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। वो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर से ही हम लेते हैं वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट्स आएंगी उसी में से हम एक वैल्यू को असाइन करते हैं एज द डिस्काउंट रेट। प्लीज रीड इट। Under the internal rate of return method, the cash flows of a project are discounted at a suitable rate by hit and trial method, which equates the net present value so calculated to the amount of the investment. The internal rate of return can be defined as that rate of discount at which the present value of cash inflows is equal to the present value of cash outflow. अब यहाँ पे फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो वैसा ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे। हम क्या करेंगे, सी जैसे वहां पे क्या लिखते थे, पीवी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर प्लस A2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एन। सिर्फ यहाँ पे वहां पे प्रेजेंट वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे हम सी लिख रहे हैं। वहां पे भी अगर आपको याद होगा तो हमारा A1 A2 अप टू AN क्या था, ये हमारा फ्यूचर कैश फ्लोज थे। तो यहाँ पे भी ये क्या है, दीज आर द फ्यूचर कैश फ्लोज एट डिफरेंट पीरियड्स। और साथ में आर वहां पे भी डिस्काउंट रेट था, यहाँ पे भी आप लिखेंगे डिस्काउंट रेट, और सी को आप क्या लिखेंगे, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है दैट इज सी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपको आएगा, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने ज्यादा पढ़ा होगा, उनको ज्यादा आइडिया होगा इन चीजों का, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला। पीएससी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो आपको एज इट इज क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल साइड पे नहीं जाना, हमें फॉर्मूला में डीप में नहीं जाना, हमारे लिए इतना कंटेंट रेलिवेंट है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अब एडवांटेजेस भी पढ़ लेना। नंबर 1, it takes into account the time value of money. Number 2, it considers the profitability of the project for its entire economic life and hence enables evaluation of true profitability. Number 3, it is easy to calculate discount rate.
Then disadvantages: difficult to calculate. This method is based upon the assumption that the earnings are reinvested at the internal rate of return for the remaining life of the project. देखिए हमने assumptions नहीं पढ़ी, सिर्फ आपको ये वाला जो point है ये याद रखना है, ठीक है। assumptions हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल required नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। For the remaining life of the project, which is not a justified assumption, particularly when the average rate of return earned by the firm is not close to the IRR. अब लास्ट एक और मेथड था, ये भी पढ़ लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और बेनिफिट कॉस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट वाले पे हम किसकी बात करते थे, हम यहाँ पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एलिमेंट लाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को दूसरा फॉर्मूला है निकालने का, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले। ठीक है, और प्रपोजल एक्सेप्ट कब किया जाएगा, इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1। अगर 1 से ज्यादा होगा तब ये जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया ये हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड सो सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।